गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 3 संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक शुरू किया था, जो कि इतना इंटरेस्टिंग था कि हमने अपने कपड़ों के बारे में, अपने रोज़मर्रा की चीज़ों के बारे में इतनी सारी चीज़ें जानी थी कि वो आखिर बनी कैसे हैं। और भी बहुत सारी रोचक चीज़ें इस चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे। तो कल हमने जाना था कि पॉलीमर्स क्या होते हैं, यानी कि बहुलक क्या होते हैं और वो कैसे बने होते हैं। और हमने 2 रेशों के बारे में भी जाना। संश्लेषित रेशों के बारे में कौन कौन से थे वो, एक तो रेयॉन के बारे में हमने जाना, जो कि आर्टिफिशियल सिल्क भी बोला जाता है, जिसको हम कृत्रिम सिल्क, कृत्रिम रेशम भी कहते हैं। और दूसरा हमने पढ़ा था नायलॉन, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। उससे इतनी सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। और आज हम पढ़ेंगे एक नए संश्लेषित रेशे के बारे में, जिसका नाम है पॉलिएस्टर और एक्रिलिक। पॉलिएस्टर क्या होता है, आपने बहुत बार सुना होगा, आपके पेरेंट्स से भी सुना होगा, घर में सुना होगा कि पॉलिएस्टर एक संश्लेषित रेशा है और इससे बहुत सारी चीज़ें बनी हुई होती हैं, बहुत सारे कपड़े हम इससे बनाते हैं। तो ऐसे क्यों होता है कि हमने कृत्रिम जो चीज़ें हैं उनकी तरफ ज़्यादा रुझान कर लिया अपना। तो इससे एक बात तो साफ़ है कि ये जो पॉलीएस्टर से बनी हुई चीज़ें या कपड़े होंगे हमारे, तो उसमें कुछ ना कुछ हमारे लिए हमें आसानी लगती होगी उनका इस्तेमाल करने में, इसलिए हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा इस यूज़ करने लगे हैं। तो सबसे मेन बात ये है कि बेटा जो पॉलीएस्टर है एक संश्लेषित रेशा है और इस रेशे से जो बने कपड़े होते हैं उनमें आसानी से सिलवटें नहीं पड़ती। वो एकदम ऐसे ही सीधा का सीधा ही रहता है, सपाट रहता है और सरलतापूर्वक धुल भी जाता है। उसको ज़्यादा मुश्किल नहीं होती ना, वो भारी होता है तो वो आसानी से धुल जाता है। ठीक है। और इसका जो है बहुत सारे पदार्थों को बनाने में इसीलिए प्रयोग भी किया जाता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग पॉलीएस्टर से बने हुए कपड़े पहनते हैं, कुछ परिधान हैं उनके या ड्रेसेस हैं। ठीक है। और टेरिलीन जो है ना, वो एक पॉलीएस्टर का ही प्रकार है। टेरिलीन आपने नाम सुना हो। टेरिलीन जो होता है वो एक तरह का पॉलीएस्टर ही है और टेरिलीन से बहुत महीन रेशों में हम इसको खींच सकते हैं और उससे फिर कुछ चीज़ों को बनाने के लिए उसको बुना जा सकता है। वो बहुत लंबे तारों के रूप में इसको खींचा जा सकता है। किसे? टेरिलीन को। टेरिलीन एक पॉलीएस्टर ही है। अब और चीज़ें की बात करते हैं, जैसे कि पीईटी। पीईटी क्या होता है? पीईटी होता है पॉली एथिलीन टेरेथलेट। पॉली एथिलीन टेरेथलेट, इसको आप नोट कर लेना। ठीक है। ये इसकी फुल फॉर्म है पीईटी की। इसको हिंदी में पेट भी बोल देते हैं। तो ये क्या है? ये एक बहुत सुपरिचित प्रकार का पॉलीएस्टर है, यानी कि बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है इसको। लेकिन इसका यूज़ कहाँ किया जाता है जब इतना इम्पॉर्टेंट है ये? इसका जो यूज़ है बेटा वो क्या है कि इसे, जितनी हमारी ये प्लास्टिक की चीज़ें हैं ना, बोतलें हैं, हमारे कुछ बर्तन या टिफ़िन्स वगैरह जो हम यूज़ करते हैं, तार और वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि पीटी से बनाई जाती हैं। आपने देखा होगा कि आजकल हमारे घरों में इतने सारे प्लास्टिक के बॉक्सेस होते हैं। अगर रसोई घर में कुछ सामान डाल के रखना हो तो हम सबसे पहले एक प्लास्टिक का डिब्बा ढूंढते हैं और उसके अंदर सामान डाल के रख देते हैं। तो देखा कितना इंपॉर्टेंट है पीईटी जो है। अब हम आते हैं पॉलीएस्टर पर। पॉलीएस्टर क्या है? अब पॉलीएस्टर में भी 2 शब्द दिखाई दे रहे होंगे आपको। पॉलीएस्टर होता है पॉली प्लस एस्टर। अब पॉली का मतलब क्या होता है? ये तो वही है, बहुत सारे। ठीक है। और एस्टर यानी कि बहुत सारे एस्टर्स से मिलकर पॉलीएस्टर बनता है। जैसे हमने उसमें किया था ना कि मोतियों से मिलकर माला बनती है, छोटे छोटे मोती हमने यूज़ किए और उससे क्या बनी? मालाएं बनी। तो ये जो माला बनी इसकी सबसे छोटी इकाई है मोती। इसी तरीके से पॉलीएस्टर की सबसे छोटी इकाई क्या होगा? एस्टर। ठीक है। बहुत सारे एस्टर्स को जोड़ के पॉलीएस्टर बनाते हैं। एस्टर क्या होते हैं? अब एस्टर जो होते हैं वो एक तरीके के रसायन होते हैं जो कि फूलों को उनकी गंध प्रदान करते हैं। यानी कि जो चीज़ें होती हैं जिनके अंदर से हमें फ्रेगरेंस आती है, कोई सुगंध आती है, वो उसकी एस्टर की वजह से होता है। अब इससे जो कपड़े बनते हैं वो क्या क्या हैं? सबसे पहले तो आप बात कर लो पॉलीकॉट। पॉलीकॉट, पॉलीवूल और टेरिकॉट। ठीक है। तो ये 3 आपने नाम देखे ना, पॉलीकॉट, पॉलीवूल और टेरिकॉट। अब ये जो वर्ड्स हैं ना, इनके नाम से ही आप समझ जाओगे कि जो पॉलीकॉट है इसके पीछे क्या लिखा है? कॉट, यानी कि कॉटन। ठीक है। पॉलिस्टर और कॉटन से मिलकर जो कपड़ा बनेगा वो क्या कहलाएगा? पॉलीकॉट कहलाएगा। ऐसे ही पॉली वूल, इसमें पीछे क्या है? वूल। वूल क्या होता है? ऊन। ठीक है। तो पॉलीएस्टर और ऊन से मिलाकर जो कपड़ा बनेगा वो क्या बोले? उसको बोलेंगे पॉली वूल।
ऐसे ही टेरिकॉट है, आदि नामों से बेचा जाता है। इसके कई तरीके के प्रकार हो गए ये, ठीक है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, जो कपड़े हैं 2 प्रकार के रेशों से मिलकर बने हैं, पॉलीकॉट पॉलिएस्टर और कपास का मिश्रण है। कपास क्या होता है? कपास क्या होता है? कॉटन होता है। इसी तरीके से पॉलीवूल जो है वो पॉलिएस्टर और ऊन को मिलाकर बनाया जाता है। तो ये कपड़े हैं। अब पॉलीवूल का जो यूज़ है वो कहाँ किया जाता है, आपको जानते हैं? अब देखो, हम सर्दियों में कुछ कपड़े पहनते हैं, स्वेटर वगैरह और शॉल वगैरह ओढ़ते हैं, या कुछ जो भी परिधान आप लेते हो, कंबल वगैरह। तो ये चीज़ें जो है ना, वो लगती हैं कि ऊन के जैसी हैं, लगती है ना कि ऊन से बनी है, वो ऊन की जैसी दिखती हैं। और आजकल तो बहुत सारे ऐसे कपड़े हैं जो कि संश्लेषित रेशों से बनाए जाते हैं, ठीक है। और उनको हम एक्रेलिक कहते हैं। वो लगते हैं कि वो ऊन जैसे हैं, लेकिन वो ऊन नहीं होती है प्रॉपरली। प्राकृतिक स्रोत से जो ऊन प्राप्त की जाती है ना बेटा, वो बहुत महंगी होती है, ठीक है। और जबकि जो एक्रेलिक से बनी हुई चीज़ें होती हैं, ये नया वर्ड आया ना, एक्रेलिक। एक्रेलिक, ये जो एक्रेलिक है, इससे बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। और इसमें क्या होता है, इसका इस्तेमाल इतना क्यों किया जाता है? क्योंकि ये एक तो सस्ता हो गया एक्रेलिक, और इससे हम अलग अलग रंगों में भी इसको डाई कर सकते हैं। और ये बहुत अधिक टिकाऊ होता है और पहुँच के भीतर होता है, या हम इसको आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो कि प्राकृतिक रेशे होते हैं, उनको थोड़ा सा प्राप्त करने में भी हमको मतलब आसानी नहीं होती इतनी, और महंगे भी होते हैं वो, और ज़्यादा टिकाऊ भी नहीं होते। तो इससे बेटर ये है कि हम कुछ कृत्रिम चीज़ें ही इस्तेमाल कर लें जो ज़्यादा दिन तक चलें और हमारे पहुंच के भीतर भी हों, और वो सस्ती भी हों, और वो आसानी से धुल भी जाती हों, उनमें बहुत सारे अच्छे अच्छे रंग भी मिल जाते हैं हमें, ठीक है। तो ये है एक्रिलिक। अब प्राकृतिक रेशों को जलाकर हम एक एक्टिविटी मतलब हमने की थी क्लास 7th में, अगर आपको याद हो, तो उससे हमें पता चल जाता है कि संश्लेषित रेशों को जलाने पर क्या होता है, ठीक है। तो संश्लेषित रेशों के गुणधर्म के बारे में हम जानेंगे। गुणधर्म होते हैं कि प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, ये किस तरीके के हैं। तो संश्लेषित रेशे जो होते हैं वो जलाने पर काफ़ी देर तक जल रहे थे और एकदम चिपचिपा पदार्थ बना रहे थे। तो इसके बारे में और भी डिस्कशन करते हैं, ठीक है। संश्लेषित रेशों के गुणधर्म क्या क्या हैं, अब इसके बारे में जान लेते हैं। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि बेटा आपको बारिश में स्कूल आना है आज, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले भाई आज आपको स्कूल आना है और बारिश हो रही है बहुत तेज़, तो क्या होगा कि आप ढूंढोगे अपना रेन कोट वगैरह, या अपने आप को बारिश से बचाने के लिए आप कोई पॉलीथीन ढूंढोगे अपने बैग को बचाने के लिए, अपनी बुक्स को बचाने के लिए, रेन से बचने के लिए हम सबसे पहले तो छाता ढूंढते हैं, है ना। तो ये चीज़ें जो हैं वो क्यों प्रयोग में आती हैं, और वो क्यों इसका इस्तेमाल हम करते हैं ताकि हम बारिश से बच सकें। तो ये जो इसका गुणधर्म है ना संश्लेषित रेशों का, कि वो गीले नहीं होंगे एक तो, और जल्दी ही सूख जाएंगे, ठीक है, और बहुत अधिक चलेंगे, काफ़ी दिनों तक चलेंगे, वो महंगे कम होंगे, आसानी से मिल जाएंगे, और उनका रख रखाव भी इजीली हो जाता है। तो इसीलिए ये सारे संश्लेषित रेशों के गुणधर्म हैं, और इसलिए ही ये इतने ज़्यादा हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आ गए हैं और हम इनको प्रयोग करने लगे हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं प्लास्टिक की। ये हमारे चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है प्लास्टिक। सिर्फ चैप्टर का ही नहीं बच्चों, ये हमारे पूरे लाइफ का इतना इम्पॉर्टेंट पार्ट है प्लास्टिक। हम, आप जहाँ बैठे हो ना, एक बार नज़र घुमा कर देखो, आपको कितनी सारी चीज़ें अपने घर में प्लास्टिक की नज़र आएंगी। और अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि प्लास्टिक का हमने इतना ज़्यादा प्रयोग शुरू कर दिया है कि अब उसका जो निपटारण है, या जो कचरा हम प्लास्टिक से इकट्ठा कर रहे हैं ना, उसका निपटारण मुश्किल हो गया है। तो प्लास्टिक जो है हमारे घर में प्रतिदिन रोज़ जो काम में चीज़ें आती हैं, उन चीज़ों में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, ठीक है। अब प्लास्टिक क्या है? वो भी एक संश्लेषित रेशा है। प्लास्टिक क्या है? एक संश्लेषित रेशा है, जो कि प्लास्टिक का बहुलक कहलाता है। और सभी प्लास्टिक में इकाई भी होगी, जैसे कि वही एग्जाम्पल सोचिए, जिससे हम माला बना रहे हैं, तो सबसे छोटी इकाई क्या है? मोती है। इसी तरीके से प्लास्टिक का जो संश्लेषित रेशा है, इसमें भी एक छोटी इकाई है, ठीक है। और उसमें जो इन इकाइयों की व्यवस्था है वो एक ही प्रकार की नहीं होती, वो कभी तो रेखीय होती है, रेखीय मतलब एक ही लाइन में, ठीक है। और कई बार वो कैसी होती है? तिर्यकबद्ध होती है, क्रॉसबद्ध होती है, यानी कि एक दूसरे के साथ में क्रॉस, ठीक है। ये आपको इस पिक्चर में भी नज़र आएगा, इस डायग्राम में। या तो वो सीधी होती है एकदम लाइन में, या फिर क्रॉस बजल्ट होती है, इस तरीके से होती है, एक आपस में उलझे हुए, ठीक है। तो रेखीय और क्रॉसबद्ध व्यवस्थाएं हैं प्लास्टिक के संश्लेषित रेशों की, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं जी।
प्लास्टिक की वस्तुएं आपने देखा होगा कि किसी भी प्रकार के आकार में, साइज़ में उपलब्ध होती है। हर आकार में मिल जाएंगे आपको प्लास्टिक के। अगर आप बर्तन या टिफ़िन या बॉक्स वगैरह लोगे तो दुनिया भर के उनके शेप्स होते हैं, अलग अलग शेप्स में आपको प्लास्टिक के बर्तन मिल जाएंगे। और प्लास्टिक का जो एक गुणधर्म है कि उसको सांचे में डालकर एक अच्छे से किसी भी शेप में आप ढाल सकते हो, कोई भी आकार दे सकते हो, ठीक है। और प्लास्टिक का पुनः चक्रण हो सकता है, उसको दोबारा से चीज़ें बनाने में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अंदर और रंग मिला के इसको दूसरा रंग दिया जा सकता है, इसको पिघलाया जा सकता है, इसको बेल कर चद्दरों में बदला जा सकता है, यानी कि पतली पतली शीट्स भी बना सकते हैं प्लास्टिक की। और इससे हम तार बना सकते हैं। और तार तो नहीं, तार के अंदर जो आपने देखा होगा वो तो एल्यूमिनियम या कॉपर हम यूज़ करते हैं, लेकिन उसके ऊपर जो कवरिंग होती है जो बहुत ज़रूरी होती है वो भी प्लास्टिक से ही बनाई जाती है। लेकिन प्लास्टिक की एक डिफरेंट फॉर्म है, ठीक है, एक अलग तरीके का प्लास्टिक है, उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। क्यों नहीं हमको करंट लगता है उससे। तो इतने विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक के उपयोग हैं, तो कोई क्यों ना यूज़ करे प्लास्टिक को, है ना। देखो, प्लास्टिक से चेयर्स बनी है, हमारी बकेट्स बनी है, कितनी सारी चीज़ें हैं ना, हमारे टॉयज़ हैं बहुत सारे। अब पॉलीथीन की बात करें, पॉलीथीन तो आपने सुना होगा। पॉलीथीन भी देखो दो वर्ड से मिलकर बना है, जिसके आगे पॉली 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 लगा हुआ है ना। ये पॉली का मतलब है बहुत सारे, है ना, अनेक। और एथीन, एथीन इसके साथ में जुड़ गया जब, तो क्या बना, पॉलीथीन। और ये भी एक प्लास्टिक का उदाहरण है, एक एग्जाम्पल है, जिसको हम किस में इस्तेमाल करते हैं, हमारी जो थैलियाँ हैं ना, पॉलीथीन जो होती हैं, उनको बनाने में इसका इस्तेमाल करते हैं। अब आपने देखा होगा कि प्लास्टिक ना दो तरह के होते हैं। या तो वो प्लास्टिक को हम फोल्ड करें तो वो मुड़ जाएगी, जिस तरीके से हम उसको मोड़ना चाह रहे हैं ना वो मुड़ जाएगी। या फिर प्लास्टिक की ऐसी सारी चीज़ें होते हैं जो आपकी पिटाई भी करवा देती हैं। क्यों? क्योंकि वो ज़रा सी आपने फोल्ड की और वो टूट गई। तो टूट गई और नहीं टूटी, ये दो तरह की प्लास्टिक्स हैं, अलग अलग तरह की, ठीक है। तो जो प्लास्टिक बहुत आसानी से सरलतापूर्वक मोड़ी जा सकती हैं और मोड़ने हेतु बल लगाने पर वो टूट जाती हैं, ठीक है। अगर वो टूट जाती हैं, जैसे कि हम प्लास्टिक की कोई बोतल लें और उसमें गर्म जल डाल देते हैं, तो वो क्या हो जाती है, विकृत हो जाती है। वो कैसी हो जाती है, विकृत, यानी कि उसकी शेप चेंज हो जाती है। तो ऐसे जो प्लास्टिक होते हैं, ऐसे जो प्लास्टिक होते हैं जो कि आसानी से मुड़ जाते हैं, और प्लास्टिक उसके अंदर हम गर्म पानी डालें तो वो कैसा हो जाता है, पिघल जाता है, उसका शेप चेंज हो जाता है। तो उसको क्या बोलते हैं, थर्मोप्लास्टिक। क्या बोलते हैं, थर्मोप्लास्टिक। अब थर्मोप्लास्टिक जो है उससे कौन कौन सी चीज़ें हैं, जैसे पॉलीथीन, पीवीसी, ये सब क्या है, थर्मोप्लास्टिक्स हैं। ये आसानी से मोड़ी जा सकती हैं और इनका जो शेप है वो गर्म पानी डालने पर चेंज हो जाता है। इससे हमारी कौन कौन सी चीज़ें बनती हैं, हमारे खिलौने हैं, कंघे हैं, और विभिन्न प्रकार के पात्र जो हमारे घर में बड़े पैमाने पर हम यूज़ कर रहे हैं, वो सब क्या है, थर्मोप्लास्टिक्स हैं। दूसरी तरीके से देखें तो कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जिनको हम एक बार सांचे में डाल दें तो उनको ऊष्मा देकर गर्म नहीं किया जा सकता है, नरम नहीं किया जा सकता, यानी कि उनकी शेप को चेंज नहीं किया जा सकता, इसलिए उनको थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहा जाता है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक एक बार बना दिया ना जिस शेप में, वो वैसा ही रहेगा, वो फिर उसका चेंज नहीं किया जाता, ठीक है, चेंज नहीं किया जा सकता। इसके दो उदाहरण हैं, एक तो बेकलाइट, ठीक है, बेकलाइट और मेलामाइन। बेकलाइट और मेलामाइन ये बहुत इम्पोर्टेंट। हाँ जी, हम बात कर रहे थे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। ये जो है बेकलाइट और मेलामाइन, ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स हैं। अगर क्वेश्चन आए कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के दो उदाहरण दीजिए, और वो क्या होंगे फिर, बेकलाइट और मेलामाइन, ठीक है। बेकलाइट और मेलामाइन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में। बेकलाइट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो ऊष्मा का, यानी कि हीट का, गर्मी का, और विद्युत का, यानी कि बिजली का कुचालक है। कुचालक का मतलब क्या है कि वो उसके ऊपर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा, ना तो उसके ऊपर ऊष्मा का असर पड़ेगा, ना विद्युत का असर पड़ेगा। तो इससे आप समझ सकते हो कि कहाँ कहाँ यूज़ किया जा सकता है। अगर उसके ऊपर हीट का कोई असर नहीं होता तो हम यूज़ कर सकते हैं ना अपने बर्तनों के हैंडल बनाने में, क्योंकि हमारे हाथ जल जाते हैं किसी भी बर्तन को उठाने में। तो उसका हैंडल किस तरीके से, किस चीज़ से बना दिया जाता है, बेकलाइट से, क्योंकि वो गर्म नहीं होगा, क्योंकि वो विद्युत का और ऊष्मा का कुचालक है, वो गर्मी का कुचालक है, तो वो गर्म ही नहीं होगा, ठीक है। इसी तरीके से बिजली के स्विचेस होते हैं। बिजली के स्विचेस देखे होंगे आपने, जो स्विच लगे होते हैं वो भी किससे बने होते हैं, बेकलाइट से, ताकि हमें करंट न लगे, क्योंकि वो बिजली के कुचालक हैं। तो आपने देखा कि विभिन्न बर्तनों के हत्थे और बिजली के जो स्विच हैं उनको बनाने में बेकलाइट का इस्तेमाल करते हैं। ऐसी तरीके से मेलामाइन जो है वो भी बहुत उपयोगी पदार्थ है, और ये आग का प्रतिरोधक है, यानी कि आग नहीं लगती इसके अंदर,
ठीक है। अन्य प्लास्टिक की अपेक्षा ऊष्मा सहन करने की अधिक क्षमता रखता है वो। तो इसमें गर्मी सहन करने की बहुत ज़्यादा क्षमता होती है, इसलिए इससे फर्श की टाइलें बनाई जाती हैं, रसोई के बर्तन बनाए जाते हैं और कपड़े बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है इसका। पता है कौन से कपड़े बनाने में? डेली यूज़ करने वाले कपड़े नहीं, बल्कि ऐसे कपड़े जिनको अग्निशामक जो होते हैं वो यूज़ करते हैं, ताकि उनके शरीर पर आग न लगे, आग का असर ना हो, क्योंकि वो आग का प्रतिरोध करता है। तो थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक्स, ये आपको समझ आ गए होंगे किस तरीके के प्लास्टिक होते हैं, दोनों में फ़र्क क्या क्या है। कुछ उदाहरण दिए हुए हैं हमको। ये जो ऊपर आप उदाहरण देख रहे हो, ये जो बर्तन बने हैं या ये बर्तन का हैंडल बना है, ये हमारे स्विचेस हैं, हमारे घर में यूज़ करने वाले प्लास्टिक वाले कुछ बर्तन यूज़ करते हैं, वो मेलामाइन इससे बने हैं, या जो भी आपके घर में यूज़ किए करने वाली चीज़ें, ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स हैं। ठीक है। इस तरीके से थर्मोप्लास्टिक्स कौन से हैं? जो कि लचीले होते हैं और उनको हम थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। तो जैसे ये बॉक्स वगैरह हैं और ये तार वगैरह यूज़ करते हैं हम, तो ये कौन से हैं? थर्मोप्लास्टिक्स हैं। तो प्लास्टिक से बनी हुई चीज़ों के बारे में हमने जान लिया। तो अब देख लेते हैं कि प्लास्टिक जो है वो इतना अच्छा विकल्प क्यों सामने आया है बनकर, क्यों ऐसा हुआ कि हमने प्लास्टिक को बहुत ज़्यादा यूज़ करना शुरू कर दिया। तो इसका कारण क्या क्या है कि इसका हल्का भार, यानी कि इसका जो वेट है वो बहुत कम होता है, इसकी कीमत बहुत कम है, कम कीमत में ये उपलब्ध हो जाता है और अच्छी तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। आपने देखा कि किसी भी तरीके से इसकी शेप दे सकते हैं हम, और इसका उपयोग करना कितना आसान है। धातुओं की अपेक्षा ये हल्का है और इसका उपयोग बहुत सारी चीज़ों में होता है, कारों में, वायुयानों में, अंतरिक्ष यानों में होता है। उपयोग की जो अगर हम इसकी लिस्ट बनाए ना, तो वो असीमित होगी। बहुत सारी चीज़ों में हम प्लास्टिक का यूज़ करते हैं। इवन हमारी जो चप्पलें, फर्नीचर है, सजावट के सामान हैं, उनमें भी प्लास्टिक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। तो अब प्लास्टिक जो है, इसके कुछ गुण होंगे, उन गुणों के बारे में एक एक करके चर्चा करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला है कि प्लास्टिक जो है वो अनअभिक्रियाशील है। ठीक है। अनअभिक्रियाशील क्यों है वो? क्योंकि वो किसी के साथ में रिएक्शन नहीं करते। या जैसे हम देखें कि लोहे की चीज़ अगर हम रख दें बाहर, तो वो कुछ दिनों के बाद पानी के संपर्क में आने से, या बाहर रखी है काफ़ी दिनों से, तो वो उसमें जंग लगना शुरू हो जाता है। नमी में उसको अगर खुला छोड़ दें तो जंग लग जाएगा और वो धीरे धीरे एकदम ख़राब हो जाती है। लेकिन अगर प्लास्टिक की कोई चीज़ हो तो वो अभिक्रिया नहीं करती जल और वायु के साथ में, और उनका संसारण भी आसानी से नहीं होता है, यानी कि वो ख़राब नहीं होती है। ठीक है। इसलिए इनका उपयोग जो है बहुत सारे रसायनों सहित विभिन्न प्रकार के पदार्थों के संचयन के लिए भी किया जाता है। बहुत सारे जो रसायन वाली चीज़ें होती हैं उनको भी स्टोर करके हम प्लास्टिक्स में रख लेते हैं। अब आती है बात सेकंड, जो इसका पॉइंट है, यानी कि प्लास्टिक जो होता है वो हल्का होता है, प्रबल होता है और चिरस्थायी होता है। यानी कि हल्का, लाइट वेट है, प्रबल है, लेकिन हल्का है, पर वो कैसा है? मजबूत है, और चिरस्थायी यानी कि लंबे समय तक चलता है वो। पहले समय में आपने देखा होगा कि हमारे घरों में जो बाल्टियाँ होती थी वो सिल्वर या फिर पीतल, इन चीज़ों से बनी होती थी। वो बाल्टियाँ, प्लास्टिक की चीज़ें बहुत कम यूज़ की जाती थी। ठीक है। तो आजकल तो हम बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं प्लास्टिक से बनी हुई। अब प्लास्टिक पात्रों को उपयोग में लाने से क्या लाभ है? यानी कि जो हम प्लास्टिक से इतने सारे बॉक्स वगैरह यूज़ करते हैं, बर्तन भी यूज़ करते हैं, तो ये इसीलिए यूज़ की जाते हैं क्योंकि एक तो लाइट वेट होते हैं और मजबूत भी हैं और लंबे समय तक चलते हैं, और अलग अलग आकारों में, अलग अलग साइज़ों में हमें मिल जाते हैं, हमारी मनपसंद शेप में। ठीक है। प्लास्टिक जो होती हैं वो धातुओं की अपेक्षा सस्ती भी होती हैं। पीतल और सिल्वर, ये जो बाल्टियाँ, अगर हम एल्यूमिनियम की बाल्टियाँ अगर घर पर लेकर आएँ अभी, तो वो बहुत महंगी पड़ेंगी। प्लास्टिक की बाल्टियाँ आप आसानी से लेके आ सकते हो, उसमें उसके रेट भी कम है, वेट भी कम है। ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि प्लास्टिक जो है कुचालक है। प्लास्टिक जो है ऊष्मा का भी कुचालक है, यानी कि गर्मी का, हीट का, और विद्युत का भी कुचालक है, यानी कि बिजली का भी। ठीक है। उसका इन पे असर नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बिजली के तार जो होते हैं प्लास्टिक से ढके रहते हैं। खाना बनाने वाले जो बर्तन होते हैं उनके जो हैंडल होते हैं उनको भी हम प्लास्टिक से बनाते हुए, एक तरीके के प्लास्टिक ही तो हैं। ठीक है। जो बैकलाइट और मेलामाइन की हमने बात की थी, याद है ना आपको? ठीक है। तो अच्छी बात है, अगर आपको याद है तो आई होप आपको वीडियो से अच्छे से समझ आ रहा होगा। प्लीज़ अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में, ताकि मुझे पता चले कि मैं कैसे आपके लिए और इम्प्रूव करूँ इन वीडियोस को, आपको और अच्छे से समझ आए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बेटा, पार्ट नंबर 3 में, और उस वीडियो में ये कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर। प्लास्टिक का हमारे पर्यावरण पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या इतना इस्तेमाल करना प्लास्टिक का क्या ठीक है, और आगे आने वाले समय में क्या क्या जो है हमारे लिए मुसीबतें हो सकती हैं।
तो कुछ इन्हीं बातों पे हम डिस्कशन करेंगे और इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं उन पे भी डिस्कशन करेंगे। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।